वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। शुभम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि हमें फार्मिंग काउ से स्टार्ट करनी चाहिए या बफेलो से। ये काफ़ी लोगों का सवाल है, तो आज हम इस पर बात करेंगे और क्या बेस्ट रहेगा, किससे प्रॉफिट ज़्यादा है और हमें किस में खर्चा कम आता है, किन की सेफ्टी ज़्यादा करनी पड़ती है, किन की बीमारियों में कितना क्या, टोटल ओवरऑल आज हम आपका डाउट क्लियर करेंगे कि क्या बेस्ट है हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गाय और भैंस में सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं कि किसका क्या अच्छा है और किसमें क्या कमियां हैं। सबसे पहले हम काऊ पे आते हैं। काऊ के मिल्क की हम बात करते हैं। सबसे पहले काऊ की मिल्क की मार्केट वैल्यू होती है कम। मार्केट वैल्यू क्यों कम होती है? क्योंकि इनका फैट होता है कम। इनका फैट होता है 3 से 8, 3.8 से लेके 4.2 या 4.5 तक, ये इनका लास्ट होता है। भैंस का कितना होता है? 7 पॉइंट से लेके 9 पॉइंट प्लस तक। ये हो गई फैट की बात। उसके बाद बात करते हैं खाने की, फीडिंग की। फीडिंग में गाय बेस्ट है। फीडिंग में गाय कम चारा खाती है बफेलो की अपेक्षा। बफेलो ज़्यादा खाती है काऊ की अपेक्षा। तो ये एक यहाँ माइनस पॉइंट हो गया काऊ का, तो सॉरी गाय उसका, बफेलो का। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं, उस पर बात करें तो काऊ में जो है बीमारियां ज़्यादा आती हैं, इनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है अकॉर्डिंग टू बफेलो। तो यहाँ पर बफेलो एक नंबर फिर पाती है, लगभग ज़्यादा अच्छी है इस मामले में कि देखभाल के मामले में। कुछ चीज़ों में गाय अच्छी, कुछ में काऊ अच्छी। अब उसके बाद बात कर लें हम दूध की कि कौन सी गाय ज़्यादा दूध देती है, वो भैंस। देखो फीड आप ज़्यादातर डेयरी फार्मर में देखेंगे कि जहाँ बड़े बड़े डेयरी फार्मिंग है, वहाँ पे काऊ जरूर, काऊ HF ज़्यादा होती है। कोई लोग सिर्फ बफेलो ही रखते हैं, लेकिन वो भी एक अपना अपना चॉइस होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कंपेरिजन दोनों में कर रहा हूँ। तो काऊ मिल्क देती है, अब जैसे मेरी गाय 40 लीटर, भैंस 40 लीटर मिल्क नहीं देती है। बहुत रेयर ही होगा, 20 लीटर हाई है। मुर्रा वगैरह भैंसें होती हैं, हाईएस्ट उनका 15-20 से ज़्यादा नहीं होता। बहुत रेयर होगा तो होगा ज़्यादा किसी में, बाकी नहीं। मतलब कि अब ये क्या हो गया कि काऊ ज़्यादा मिल्क देती है अपेक्षा टू भैंस। अगर भैंस से हम कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पर काऊ ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। फिर मिल्क के उस पर फार्मिंग में ज़्यादा मिल्क वाली गाय इसलिए लाते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में बात कर लें तो गाय की मिल्क की मार्केट वैल्यू कम है, और गांव उसके बफेलो की मार्केट वैल्यू मिल्क की ज़्यादा है। रीज़न क्या है इसके पीछे कि जो बफेलो का दूध होता है वो गाढ़ा होता है, और गाढ़ा दूध आजकल लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, इसलिए बफेलो की मार्केट वैल्यू दूध की ज़्यादा होती है। और अगर जो आपका दूध डेयरी वगैरह में दे सकते हैं, डेयरी में जा रहा है तो वहाँ फैट के अनुसार जाता है, वहाँ पे भी बफेलो ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। अगर जो आप अपना दूध गांव में दे सकते हैं, क्योंकि गांव में कोई गाय का दूध ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप वहाँ गांव में अगर आप अपना दूध बेच सकते हैं तो आपके लिए काऊ बेस्ट है। मतलब कि ओवरऑल अगर हम देखा जाएगा 8-10 पॉइंट लेकर निकले तो दोनों लगभग सिमिलर सी आएंगी। तो मतलब काऊ और भैंस दोनों सिमिलर सी आएंगी। अब उसके बाद डेयरी फार्मर में मेन बात ये आती है कि हम भैंस लें चाहे काऊ लें, नस्ल दोनों में अच्छी होनी चाहिए। बफेलो के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक लॉन्ग, उसमें कौन सा बफेलो में भी कौन सा बेस्ट होता है, और काऊ में तो आपको बता चुका हूँ। नस्ल, ब्रीडिंग जो बात होती है, कोई कौन से हम ब्रीड की गाय लें या भैंस लें, ये भी एक डिपेंड करता है आपके माइंड सेट पर। अगर आप यहाँ माइंडसेट बना ले गए कि हम कौन सी ब्रीड की गाय लाते हैं जो बेस्ट रहेगी, या भैंस लाते हैं, भैंस या गाय कोई भी आप जिससे भी करना चाहते हैं, मेन टॉपिक यही आता है कि अच्छी ब्रीड की। पैसा थोड़ा ज़्यादा लग जाए ठीक है, लेकिन ब्रीड अच्छी होनी चाहिए जो हाई मिल्किंग कर सके और बीमारियां वगैरह कम है। भैंस में बीमारियां बिल्कुल नहीं आती हैं नामात्र की, गाय में ज़्यादा आती हैं। यहाँ पर भी गाय 1 पॉइंट माइनस में जाती है। अब उसके बाद बात कर लें तो इनकी वो गर्मी झेलने की क्षमता है। अब काऊ में गर्मी, जैसे एच एफ में काऊ जो गर्मी होती है कम झेल पाती है, उसको ठंडा माहौल ज़्यादा पसंद होता है। अब बफेलो में क्या है, बफेलो में थोड़ा गर्मी वगैरह झेल लेती है, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से सर्वाइव कर लेती हैं उनके लिए। बस एक दिक्कत ये भी आती है कि बफेलो के लिए साफ़ सफाई अगर आप थोड़ी बहुत कम भी है तब भी चल जाएगा।
काऊ में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको टाइम टू टाइम टीके लगवाने पड़ते हैं, मतलब कि हर एक ओवरऑल चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है। भैंस में उतना कम रखना पड़ता है, रखना उसमें भी पड़ता है, क्योंकि एक जिम्मेदार डेयरी फार्मर का एक कर्तव्य बनता है कि अपने आप जिससे कमा रहे हैं पैसे, जो आपका मोटिव है गाय और भैंस दोनों पे ध्यान देना, बराबर का ध्यान देना होता है। मैं एक रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भैंस ज़्यादा बेस्ट होती है कि वो ज़्यादा मतलब बीमारियाँ उसके पास कम आती हैं। जैसे थनैला वगैरह हो गया, काऊ में कॉमन है, बहुत जल्दी आता है अगर आपने साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया तो। भैंस में ऐसा नहीं होता, अगर थोड़ा बहुत गंदगी है तो चल जाता है, लेकिन साफ सफाई रखनी चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये मत करना आप लोग ना समझ लेना कि नहीं गंदगी चलती है भैंसों में, चलती किसी में नहीं। सफाई एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे डेयरी फार्मिंग का, तो ये सबको रखनी चाहिए, चाहे गाँव हो चाहे भैंस हो। तो सफाई तो एक अहम हिस्सा है। अब उसके बाद बात करते हैं कि हमें स्टार्ट किससे करनी चाहिए। देखो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अगर अब बात करते हैं स्टार्ट, तो अगर आप नए डेयरी फार्मर हैं, आप टेक्निकल ज़्यादा समझते हैं हर चीज़ को और थोड़ा रिस्क लेना आपको पसंद है, तो आपके लिए काऊ बेस्ट रहेगी, क्योंकि काऊ में रिस्क ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू बफेलो। तो अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके गाय फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए गाय से स्टार्ट करना बेस्ट रहता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर बफेलो से स्टार्ट करना, अगर जो आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, क्योंकि रिस्क कम लेने की बात यहाँ क्यों आती है, क्योंकि भैंसों में बीमारियाँ बहुत कम होती हैं, उनकी देखभाल कम करनी पड़ती है, और गर्मी के लिए उनको कोई अलग से एटमॉस्फेयर नहीं करना पड़ता कि हमें फॉगल लगाना है, पंखा लगाना है, कुछ करना है। तो वहाँ पर अगर वो चीज़ आपको नहीं करनी है, कम इन्वेस्टमेंट और कम रिस्क जिसको हम बोलते हैं, अगर वो आपको पसंद है तो आप भैंस से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हाई रिस्क पसंद है तो काऊ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि काऊ में मैंने बताया जैसा कि जो बीमारियों का और उनके लिए अलग से एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है, आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप ये सब दोनों में से अगर टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं, तो काऊ बेस्ट है। अगर रिस्क कम लेना चाहते हैं और आपको ज़्यादा तीन झाम इन्वेस्ट कम करना है तो आपके लिए बफेलो बेस्ट रहती है, क्योंकि बफेलो की प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि आपके कस्टमर कैसे हैं, मतलब एक ये भी डिपेंड करता है कि हमारे कस्टमर कैसे हैं, हमें दूध कहाँ सेल करना है। ये भी दो बातों पर निर्भर करता है। गाय और बफेलो का अलग अलग कस्टमर एरिया एक होता है। जैसे पहले बात करते हैं बफेलो की, तो अगर आपका दूध डेयरी पे जाता है या फिर किसी हलवाई वगैरह के पास जाता है तो बेस्ट है फार्मिंग, क्योंकि डेयरी पे फैट देखते हैं, और जो हलवाई या किसी दुकान पे जाएगा वहाँ पर भी गाढ़ा दूध होना चाहिए, क्योंकि गाढ़े दूध में खोया पनीर ज़्यादा होता है। अब हम अकॉर्डिंग एक चीज़, जैसे एचएफ गाय है, एचएफ गाय में 1 किलो पनीर निकालने के लिए लगभग 7 kg दूध होना चाहिए कम से कम। बफेलो में 4 से 5 kg में निकल आता है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है। तो अगर आप अपना दूध, अपनी भैंस का दूध किसी डेयरी पे या किसी होटल वगैरह पे बेच रहे हैं तो बफेलो वहाँ से बेस्ट है आपके लिए। और काऊ, अगर आपकी भैंस का काऊ का दूध गांव में जा रहा है, क्योंकि गांव में हमें रेट ठीक मिल जाता है, 40-50, मेरे यहाँ तो 50 चल रहा है अभी इसका काऊ का, और बफेलो का 60 रुपये। अगर आप गाँव में एरिया में अगर दूध बेच रहे हैं तो वहाँ पर काऊ बेस्ट है। अब 1-2 डेयरियाँ हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं कि कितना दूध है, जैसे माँ डेयरी फार्म हो गई, अमूल हो गई, ये थोड़ा क्वांटिटी, अगर बस दूध की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो वो वहाँ से आपके यहाँ से आकर दूध पिकअप कर लेते हैं। अगर ये दो चीज़ आपके पास हैं, ऐसे कस्टमर हैं, तो काऊ बेस्ट है वहाँ पर भी, क्योंकि काऊ में मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब बाद में मैं अपनी राय बता दूँ और लास्ट में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरी राय ये है, जो मुझे थोड़ा बहुत जो जितना एक्सपीरियंस है, मैं अपने अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो मिक्स फार्मिंग आजकल बहुत चल रही है। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, जैसे मैंने फार्मिंग स्टार्ट की, अब मैं आपको एग्जांपल पे बताऊं, जैसे आप 4 या 6 गाय लेकर आए, 6 गाय मान लिया आप लेकर आए, तो 6 में आप 4 एचएफ ले लीजिए, और 6 में 3 एचएफ ले लीजिए, 3 भैंस ले लीजिए अच्छी नस्ल की, दोनों अच्छी नस्ल की होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है। अब काऊ में देखो हाई मिल्किंग में एचएफ से ऊपर नहीं है कोई, तो एचएफ बेस्ट है। और भैंस में बात कर लें बफेलो में, तो बफेलो में मुर्रा करके भैंस आती हैं, वो अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, और तो
ये आप रेशियो बना लें 50-50 का, या फिर 80-40, 60-40, 80-20, ऐसे आप रेशियो बना के चलेंगे। इसको मिक्स फार्मिंग बोलते हैं, वो बेस्ट रहता है। और एक टॉपिक और है कि गाय का जो बछड़ा होता है उसको बेचने में हमें थोड़ी दिक्कत है। बेचना क्या, बिकता ही नहीं है बछड़ा। बछड़ा हमें डेयरी वहाँ पे छोड़ना पड़ता है, गौशाला वगैरह में। वहाँ पैसे लेते हैं 1000 रुपये, 1500 रुपये, 500 रुपये ऐसे लेते हैं। वो बछड़ा ले लेते हैं, और मतलब कि आपको देने होंगे उनको पैसे और बछड़ा भी, और वो वहाँ पर चारा पानी करते हैं। बफेलो में आपको बेचने की दिक्कत नहीं होती। बछड़ा हो या फिर गाय अपने आपकी पड़िया हो या बफेलो हो, आसानी से बिक जाती हैं। तो ये भी एक माइंडसेट होता है कि हमें ज़्यादा इधर उधर टहलना नहीं पड़ता। गाय में अगर बछिया हुई एचएफ में तो आसानी से बिक जाती है। अगर पहली भी आती है तो 60-70 हज़ार रुपये में आराम से बिक जाती है हमारे यहाँ। अब अगर मैं अपनी गाँव का अब ये सेल करूँगा 7-8 ब्यात बाद, तभी हमें 70-80 हज़ार रुपये में आराम से बिक जाएंगे। क्योंकि 8 ब्यात में गाय की दूध की कैपेसिटी कम होने लगती है ना धीरे धीरे, 4 ब्यात बाद कम होने लगती है धीरे धीरे। तो ये भी एक होता है कि हमें बेचना क्या है। तो बफेलो में बेचने में दिक्कतें नहीं आती, गाँव में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये आप सोच समझ के ही करना कि हमें क्या करना है, क्योंकि डेयरी फार्मिंग एक लंबा इन्वेस्टमेंट होता है। हम दूर तक सोचते हैं कि मतलब कि ये तो नहीं कि हम साल भर का लेके चले 2 साल का, ऐसा नहीं है। हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। तो सारी बातों की जानकारी होना ज़रूरी है। हम जांच पड़ताल करके ही डेयरी फार्मिंग करें, ये बेस्ट होता है। तो अब उसके बाद हम बात तो कल ये बेचने की क्या, क्योंकि बफेलो का जल्दी बिक जाता है। उसके बाद एक चीज़ और आती है कि अब कंसीड करने वाली दिक्कत होती है बफेलो में। जहाँ तक मैंने सुना है या पढ़ा है कि बफेलो में कंसीड करने की दिक्कतें ज़्यादा आती हैं और मिल्क कैपेसिटी कम होती है बफेलो में। अगर एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर गाय का बफेलो का बछड़ा नहीं है, इन केस नहीं है, तो वो अपना दूध, उनका दूध सूखने लगता है, या फिर वो मोह माया में पड़ जाती हैं, ऐसा कुछ होता है। तो उनका दूध सूखने लगता है, और ये फिर आप कितनी भी दवाई करा लो, दूध वो अपने पीक पर नहीं आएंगे, फिर आपको उसको बेचना ही पड़ेगा। ये एक कॉमन सी चीज़ आती है बफेलो में। गाय में ऐसा नहीं होता है। चेम में अगर इनका बछड़ा इन केस नहीं है तो लगती रहती हैं। बाकी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन दवाइयाँ नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ करने से दूध उतार देंगी। अभी काफ़ी सारी दवाइयाँ मुझे पता है, लेकिन मैं उन दवाइयों को रिकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। दूध उतारने वाली कोई भी दवा अच्छी नहीं होती, किसी भी कंपनी की हो, कोई भी हो। मैं एकदम साफ बता रहा हूँ। अगर दो की उनकी वो दवाएं, तो 100% गाय कंसीड करने पर, गाय और भैंस हो, 100% कंसीड करने पर आगे चलकर दिक्कत करेगी तो करेगी। जो गाय जितनी ज़्यादा दवाइयाँ खाएगी आप या खिलाएंगे उसे, वो गाय कंसीड करने में उतनी ज़्यादा दिक्कत करेगी आने वाले समय में। तो ये बात आप लोग याद रखना। ज़्यादा कोई दूध उतारने वाली दवाई बिल्कुल मत देना। ये खैर मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा बता दूँ। तो कंसीड करने वाली दिक्कत, गाय भी कंसीड करती हैं, गाय अच्छे से कंसीड कर लेती हैं, बस गाय कंसीड कम नहीं करती। मेन चीज़ है, गाय कंसीड कम नहीं करती। जैसे आप अभी एक सबसे प्रचलित सीमेन सक्सेट का है, सक्सेट सीमेन के कंसीड करने के चांस मात्र 35% होते हैं। मतलब आपने सीमन लगवाया तो वो 35% ही गाय कंसीड कर पाएगी, क्योंकि वो सीमन तो अच्छा होता है पर कंसीड करने की क्षमता उसमें कम होती है, क्योंकि सीमन की मात्राएं कम होती हैं उसमें। ये बाकी अगर आप नॉर्मल लगवाएंगे तो कंसीड कर लेंगी। बफेलो में सेम प्रोसेस ही होता है, उसमें भी जो अच्छे सक्सेट सीमन आते हैं उसमें भी होते हैं। तो वो गाय में बफेलो बस कंसीड कभी नहीं कम नहीं करेगी। जो मैंने आपको बताया कि अगर आप ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ करेंगे तो कंसीड करने में दिक्कत आती है। अब कभी किसी का 8-10 बार वो सीमन डलाओ तब भी पर कंसीड नहीं होती। रीज़न यही होता है भैया। और एक फीडिंग पे भी डिपेंड करता है कि आपकी फीड कैसी है, आप फीड कौन सी दे रहे हैं। अच्छी फीड दे रहे हैं तो गाय जल्दी कंसीड कर लेगी, या भैंस हो या फिर गाय हो। तो ये एक हो गया। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, मैंने तो मिक्स फार्मिंग का बता ही दिया। अब उसके बाद फार्मिंग कर रहे हैं, 3 चीज़ों का आपको ध्यान हमेशा रखना है। क्या क्या 3 चीज़ें होती हैं? अच्छी ब्रीड की गाय होनी चाहिए हमारे पास। अच्छी ब्रीड आप सर्च कर लें कि कौन सी आपके एरिया के अनुसार, जलवायु के अनुसार कौन सी गाय अच्छी है। गर्मी के लिए अगर व्यवस्था कर सकते तो अच्छा अच्छी है। अगर गर्मी की व्यवस्था आप नहीं कर सकते, कुछ ज़्यादा ही गर्मी हुई, जैसे राजस्थान वगैरह में ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ के लिए मैं गिरी गाय या फिर साहिवाल रिकमेंड ज़्यादा करूँगा। अगर आप ऐसी जगह से हैं जहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, 19-20 का रहता है, तो फिर एचएफ ठीक है। या फिर कोई राजस्थान के लिए भैंस भी रख सकते हो, बढ़िया ऑप्शन है भैंस का वहाँ पर। आप बाकी
आप पे डिपेंड है कि आप कैसी व्यवस्था करते हो अपने फॉर्म पर। फीडिंग की ब्रीड हो गई, दूसरे नंबर पे आता है फीड। ये प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म के 3 मान लो एक मंत्र हैं, अगर ये आप फॉलो कर लिए तो बढ़िया रहेगा। स्टार्ट करने से पहले ही, डेयरी फार्म स्टार्ट करें उसके पहले ही आपको ये फॉलो करने। ब्रीड, दूसरे बात है फीड। फीड मतलब अच्छी फीड आपको देनी है, सस्ती फीड के चक्कर में नहीं पड़ना है। कंपनी कोई भी हो, मैं कोई कंपनी नहीं बता रहा हूँ, जिस कंपनी की फीड आप लो अपने हिसाब से लो, देख के लो, और अच्छी फीड लो जिसका फीडबैक अच्छा हो। और उसकी बोरी पे लिखा होता है, साफ साफ लिखा होता है कि उसमें कौन कौन से मिनरल मिलाए गए हैं फीड पे। तो आप वो देख लें, उसकी जांच पड़ताल करें तब फीड लें। किसी के बहकावे में आकर कोई फीड ना खरीदें, आप अपना एक्सपीरियंस खुद ले लें तब फीड खरीदें। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ब्रीड और फीड। उसके बाद आता है बीमारी, और नंबर तीसरा पॉइंट है बीमारी और टीकाकरण। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म के, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है हमें सक्सेस होने के लिए। अब इस स्वास्थ्य और जो मैंने बताया इसमें क्या क्या हो गया, जैसे कि अब सीजन पीक में खुरपका, मुंहपका, LMP, इनका सबके टीके लगते हैं गायों के। मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाकर दी है टीके पर, आप लोग देख लेना कौन टीका कितने समय लगता है, मैंने बताया उसमें। टीका जैसे ये गाय अपने फॉर्म पर लेकर आएँ, बरसात में ज़्यादातर ये बीमारियां होती हैं, तो सबसे पहले आप टीका लगवा लें इनकी, यही अपनी गायों का। और एक चीज़ और मैंने सुना है अपनी डॉक्टर से ही कि सरकारी टीका लगता है, प्राइवेट टीका लगता है। सरकारी टीका आपको तो फ्री में लग जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाएगा, लेकिन वो टीका कब लगाते हैं? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप जानते हैं कि आजकल गवर्नमेंट काम कैसे होते हैं, तो वो टीका कब लगेंगे? जब आउट सीजन चलेगा, मतलब कि जब ज़रूरत नहीं होगी आपको, तो वो टीका लगाएंगे। कि भाई इसी बहाना बताएंगे नहीं है, तो प्राइवेट टीका लगा लो, ज़्यादा महंगे टीका नहीं आते। आप समय टाइम टू टाइम देकर, सरकारी के चक्कर में ना पड़कर, एक ज़्यादा महंगे टीका नहीं आते। भाई अब 1,00,000-1,50,000 की भैंस लाओगे, गाय लाओगे, उस पर छोटा मोटा खर्चा नहीं देखते। बेस्ट टीका लगवाएं और समय आने से पहले टीका लगवाएं। बरसात आने पे मई जून जुलाई में बारिश ज़्यादा होती है, और बारिश में ही बीमारियाँ, ये खुरपका, मुंहपका, LMP जैसी बीमारियाँ, MFP जैसी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उसके पहले आप टीका लगवाएं। अगर आप ये 3 चीज़ें फॉलो कर लिए तो आप प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म बन सकते हैं। और डेयरी फार्म खोलने से पहले ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये आप सोच समझ लें। फिर डेयरी फार्म पे आप खुद डिसाइड करें कि आपको किससे स्टार्ट करना है। बफेलो बेस्ट है या काऊ बेस्ट है? काऊ बेस्ट है तो आपके यहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु कैसी है उसके अनुसार आपको काऊ लानी है। काऊ में काफ़ी अच्छी ब्रीड आती है, लेकिन जलवायु के अनुसार कैसी ब्रीड लानी है। काऊ में थोड़ा आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। जलवायु अच्छी है, ठंडा है, तो HF, अन्यथा गिरी, तो गंगा तीरी, और काफ़ी सारी हैं साहिवाल करके अच्छी गायें। इनका सबका A2 मिल्क बहुत मस्त, अच्छा फैट होता है। गाय 19-20 भैंस का ज़्यादा होता है, इतना मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा फैट होता है, भैंस के मुकाबले होता है। मैं भैंस से अच्छा नहीं, भैंस के मुकाबले, लेकिन इनका मिल्क ज़्यादा अच्छा माना जाता है, गाँव में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये आप पहले डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है। अगर ये सब आप पहले डिसाइड करके बैठेंगे, माइंडसेट बनाकर बैठेंगे, हमारा दूध कहाँ जाएगा, हमारे कस्टमर कैसे हैं, क्योंकि डेयरी फार्म खोलने के बाद आपको ये सब नहीं सोचना, पहले सोचना है। तो अगर ये सब चीज़ें आप अच्छे से सोच लिए, अपना विचार कर लिए, तो आप एक 100% एक प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म बनेंगे। और प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म बनने के लिए आपको संघर्ष और कुछ पॉइंटों को याद रखना पड़ेगा, और एक स्मार्ट माइंड के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भैंस लिया है और काऊ लिया है, भैंस लिया है, अपना चल रहा है काम। टाइम टू टाइम मैंने सारी वीडियो में आपको मैं जैसा बताते आ रहा हूँ कि अपना एक रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, कि कब टीका लगना है, कब कितनी दूध, कितना मेरी गाय कितना मिल्क करती है। ये सारी बातों का आप ध्यान करके चल रहे हैं तो 100% आप एक आगे चलकर सक्सेस डेयरी फार्मर या प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो ये सारी मैंने बातें आपको बताई। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। आखिरी में एक सवाल आप सबके लिए, बिना गूगल किए आप लोग को बताना है कि NSF और फैट होता क्या है। भाई बिना गूगल करके बताना, जिसको डेयरी फार्म का ठीक ठाक नॉलेज है, या फिर ऐसे बताना, गूगल के सभी लोग बता देंगे, ऐसे बताओ कि NSF और फैट होता क्या है, इसमें क्या क्या निकलता है, फैट में क्या होना चाहिए और NSF में क्या होता है, जो हमारे उसमें मशीन जो बताती है। इसका जवाब हमें कमेंट करें और हमें बताएं। जिसका जवाब मुझे सबसे बढ़िया, सबसे सटीक लगेगा, उसके लिए एक गिफ्ट है हमारी तरफ से। जिसका सवाल सबसे अच्छा, जिसका आंसर सबसे अच्छा और सटीक होगा,
मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है क्या क्या होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि NSF और फैट आखिर होता क्या है, जो हमारे डेयरी फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने छोटे भाई शुभम को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सभी लोग पहले सब्सक्राइब करो तब वीडियो हटेगी। सब्सक्राइब किया, ठीक है, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करो। मेरे इस सवाल का जवाब आप सभी लोग दें। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देता हूँ, बताता हूँ हर चीज़। आप इसका जवाब दें कि फैट और NSF आखिर होता क्या है, जो हम इतना फार्मिंग में इतना कहते हैं कि NSF कितना, फैट कितना, आखिर ये होता क्या है। इसके मुझे आप लोग जवाब कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हमें लाइक करते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए अपने छोटे भाई के लिए। नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।